नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी वाथम और जुनून नेस्कॉन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। हमारी 5th यूनिट चल रही है, 5वीं यूनिट है। और इस 5वीं यूनिट के अंदर अगर हम देखें तो इस यूनिट में, ठीक है, इस 5वीं यूनिट में अगर देखा जाए तो हमने यहाँ तक का कंप्लीट कर लिया था। आज हम इससे आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चीज़ें हमने रिपीट की बिल्कुल शुरुआत से। उसके बाद में हम सेकंड यूनिट पे पहुंचेंगे, ठीक है। हमने कुछ यहाँ से पॉइंट्स निकाले थे जिसमें कहीं ना कहीं हमने एक जो पृथ्वी के जो स्तर हैं इसमें जो भूमंडल है, आपका वायुमंडल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और कहीं ना कहीं ये सबकी मात्रा होने के कारण हम कहीं ना कहीं पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति है। दूसरा, भूमंडल के बारे में पढ़ा। भूमंडल के बारे में पढ़ के हमने महाद्वीपों के बारे में पढ़ा। महाद्वीप है, महासागर बेसिन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से महासागरों के चारों तरफ जो मतलब महासागरों का जाल पूरे महाद्वीपों के चारों तरफ फैला हुआ, मतलब किस तरीके से समुद्र, महासागर, महाद्वीप हमारी पृथ्वी के जो भूमंडल वाला स्थल है। आज हम जलमंडल का पढ़ेंगे, फिर वायुमंडल का पढ़ेंगे। तो इस तरीके से 4 प्रकार के स्तर बताए गए हैं। एक भूमंडल है, एक जलमंडल है, एक वायुमंडल है और एक जैव मंडल है, ठीक है। इसके अलावा फिर हम आगे बढ़े थे इसमें शब्दों की उत्पत्ति में। हमने लिथास है, लिथास का जो अर्थ था, लिथास का अर्थ जो था पत्थर, और एटमास है, एटमास का अर्थ जो था बाष्प, और ह्यूडर का अर्थ जो था वो जल था। फिर हमने कुछ महाद्वीपों के बारे में पढ़ा था। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, आपको पता ही है। और इसी में अगर देखा जाए तो हमने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में भी पढ़ा था कि अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका के बारे में, उत्तर अमेरिका में बताया था मैंने आपको। उत्तर अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट मैकिन्ले डेनाली मैंने आपको बताया था। और दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कोसियुस को बताया था। हालांकि जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक सर्वोच्च पर्वत शिखर किलिमंजारो है, तो अपन किलिमंजारो को बाद में जब अफ्रीका महाद्वीप के बारे में ही पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप में माउंट एवरेस्ट आपको पता है। और जो आपका यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के अंदर एल्बुर्ज है। कौन सा है? एल्बुर्ज। एल्बुर्ज को अपन पढ़ेंगे कि एल्बुर्ज जो है वो यूरोप महाद्वीप के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, और फिर हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बारे में ही पढ़ लिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर मैंने आपको कोसियुस को बताया था, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 है, सबको पता है। समुद्र तल से ऊंचाई ली जाती है। सबसे गहरा स्थल है जो, तो वो हमने याद करा था मेरियाना गर्त जो है लगभग 11,022 इसके अलावा महाद्वीपों में 7 महाद्वीपों की व्याख्या करते हैं कि एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन महाद्वीपों का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये पृथ्वी का लगभग 1/3 है। इसमें एशिया और यूरोप को अलग करने वाला एक जो यूरेशिया, ठीक है, यूरेशिया है। और यूरेशिया कहीं ना कहीं एक इन दोनों को जोड़ने वाला जो एक यूराल पर्वत अपने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक पर्वत के कारण ये दोनों अलग अलग होते हैं। राइट साइड में जाएंगे तो राइट साइड में हम एशिया पढ़ेंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हम यूरोप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा था कि अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा, इसके लिए एक ट्रिक भी याद करी थी मैंने आपको बताया था, आना साया। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा देश हैं। अगर ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा देश वाला महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा देश वाला महाद्वीप जो होगा वो होगा आपका अफ्रीका। लेकिन अगर ये पूछता है कि आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, हाँ, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, तो वो अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखा होकर गुजरती हैं, और दक्षिण अमेरिका से 2 रेखा होकर गुजरती हैं। दक्षिण अमेरिका में भूमध्य रेखा भी है और मकर रेखा भी है, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने बेसिक पढ़ा था उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा, और उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो एक जल संधि है, या बोल सकते हैं एक नहर है, तो पनामा नहर है। पनामा नहर के कारण, ठीक है, वो स्थल संधि से जुड़े हुए हैं। हालांकि पनामा स्थल संधि है, लेकिन वहाँ पर पनामा नहर बना दी गई है आवागमन को सुगम बनाने के लिए। तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में कनेक्टिविटी होती है। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा था कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुँचने वाले तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी थे, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले
कदम रखा था 29 मई 1953 को। इसके अलावा हमारे भारत में अगर देखा जाए तो भारत की प्रथम महिला थी बछेंद्री पाल, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। विश्व के अंदर अगर किसी महिला के बारे में बात करें तो विश्व के अंदर जुंको तवई जो थी जापान की, जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था, वो कहीं ना कहीं वो विश्व की सबसे पहली महिला कही जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका को समझा था। एक स्थल संधि है तो वो पनामा स्थल संधि है, और कहीं ना कहीं देखा जाए इसी में से नहर बना दी तो वो पनामा नहर के द्वारा इनमें एक कनेक्टिविटी। जल संधि है, पानी का सकरा भाग होता है, जलराशि होता है। भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित जल संधि का मान बताओ तो जल संधि जो है, जैसे आपने पाक जल डमरू मन्नार की खाड़ी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो वही उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित यह महाद्वीप के बारे में बताया गया था कि ये जो महाद्वीप हैं उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध वाला हिस्सा है। दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ा था, दक्षिण अमेरिका के बारे में ही हम पढ़ रहे थे। और दक्षिण अमेरिका के अंदर विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ये मैंने आपको बता दिया था। लेकिन विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला एशिया महाद्वीप में है, जो हिमालय पर्वतमाला के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यहां तक हमने कंप्लीट किया था। अब हम अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप बताया जाता है, जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है, यानी कि आपका जो साउथ पोल है, साउथ पोल के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये साउथ पोल में आ गया। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ये चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, इसकी विशेषता है कि ये चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, समुद्रों से घिरा हुआ है और इसे द्वीपीय महाद्वीप बोला जाता है। कौन सा महाद्वीप बोला जाता है? द्वीपीय महाद्वीप बोला जाता है। तो एक शब्द दिख रहा है आपको, द्वीपीय महाद्वीप। द्वीपीय महाद्वीप किसको बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहेंगे। तो ये भी पॉइंट अच्छा है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी इंसान यानी मानवहीन महाद्वीप बोला जाता है, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर रहता है तो इतना कहीं ना कहीं कोई नहीं रहना चाहेगा इस जगह पर। लेकिन फिर भी कुछ बर्फ में रहने वाले कुछ जीव जंतु हैं, जैसे पेंगुइन वगैरह हैं, वो यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं और भारत के भी शोध संस्थान हैं, और इनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अगर ऐसा बोलते हैं कि जो कहीं ना कहीं साउथ पोल के अंदर, दक्षिणी ध्रुव के अंदर भारत की कौन सी, ठीक है, भारत की कौन सी इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो मतलब जो एक शोध का यानी कि एक रिसर्च सेंटर है, तो वो कौन सा? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है, जो कहाँ पर स्थित है? जो दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक, और भी देशों के हैं, लेकिन अपने भारत के जो है वो मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री अपन को याद रखना है। ठीक है, तो बेसिक है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर मैंने आपको बताया था, कौन सा था? कोसियुस्को। ठीक है, अब देखिए, अब आता है आपका जलमंडल। अभी हमने कहीं ना कहीं स्थल मंडल के बारे में पढ़ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में आगे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अभी अपन धीरे धीरे सिलेबस वाइज आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी आप देखेंगे काफ़ी कुछ नया मिलेगा आपको। ठीक है, और मैं शुरू से कह रहा हूँ, हम बेसिक से ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम एकदम 9th पे नहीं, एकदम 10th पे नहीं पहुँच रहे, एक तरफ से पहुँचेंगे। बड़ा मज़ा आएगा आपको उन चीज़ों को पढ़ने में, क्योंकि आप बिल्कुल उसको जब बेसिक से क्लियर करते जाओगे तो उम्मीद है आगे चीज़ें और क्लियर होंगी। अब अभी हमने स्थल मंडल पढ़ा था, स्थल मंडल के बाद में अब आते हैं हम जल मंडल के अंदर। ठीक है, अब जल मंडल में सबसे विशेष बात क्या है? बोले, एक तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, बिल्कुल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, और पृथ्वी का लगभग 71%, 71%। ठीक है, कितना? 71%। ठीक है, ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, बिल्कुल। और पृथ्वी का लगभग 71% यानी 71% भाग जो है जल। ठीक है, यानी कि आप इस इमेज को देख रहे हो, और इस इमेज में अगर देखा जाए तो महासागर वाला जो क्षेत्र है वो 97.5% लिखा हुआ है। ठीक है,
और ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये 2.5% यानी ये जल है। तो कहने का मतलब क्या है कि उसको एक अप्रोक्सीमेट बोल दिया, ठीक है, अप्रोक्सीमेट बोल दिया क्योंकि इतना भाग जो है इसमें जो अलवण जल है और लवण युक्त जल है, यानी कि जो खारा पानी है इसमें से भी जो खारा पानी है जरूरत से ज्यादा जिसे हम मतलब पी नहीं सकते डायरेक्ट, तो वो कहीं ना कहीं 97.5% यानी इसको बोल सकते हैं अपन एक 98% ही बोल सकते हैं पूरा। और 2% के लगभग जो है वो 2% के लगभग है अलवण जल, ठीक है। अभी आपको आगे चीजें साल्ट जिसमें सबसे ज्यादा है, यानी इतना ज्यादा खारा पानी, समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते, बहुत खारा होता है, ठीक है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। हालांकि ये तो लवण युक्त मतलब खारा जल है और मीठा जो पीने युक्त तो जल है जो उसका इमेज है, लेकिन फिर भी अपन को याद रखना है कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है उस पर कितना जल है 71%, ठीक है। और स्थल मंडल यानी जो महाद्वीपों को काउंट कर रहे हैं वो 29% है बस अकेला, ठीक है। जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, नदियां, झीलें, हिमनदियां, ठीक है, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलपाष्प भी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से भी अधिक भाग यानी कि 97.5% महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है, ठीक है, इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का उपयोग, शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमानियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल है, यानी कि लगभग 2% अपन बोल सकते हैं, ठीक है, के रूप में है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। और यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं, ठीक है। इतना पानी है हमारी पृथ्वी पर लेकिन फिर भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं लवण युक्त जो जल है उसकी मात्रा ज्यादा है, और लिखा हुआ है 97.5% यानी 98% अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं, या फिर आपको एक्चुअली याद करना है तो 97.5% ये है, 2.5% जो है वो अलवण युक्त है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, महासागर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये जो महासागर है कहीं ना कहीं, ठीक है, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे प्रशांत महासागर है ना, पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इस तरीके से, ठीक है। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, जो जल धाराएं हैं, महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। बड़े से छोटे के आधार पर, ठीक है, 5 प्रमुख हैं, 5 हैं। सबसे पहले नंबर पर लिखा है प्रशांत महासागर, इसको पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। फिर एक अटलांटिक ओशियन आ गया, हिंद महासागर आ गया, ठीक है, और आपका दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर, ठीक है। हिंद महासागर है, दक्षिणी महासागर है और आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। आर्कटिक ओशियन आपका उत्तर में, इनकी सबकी पोजीशन अभी अपन मैप में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर, ठीक है। एक तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, दूसरा पृथ्वी का 1/3 भाग है यानी कि 1/3, ठीक है, पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त जो है, जो 11022, ठीक है, मेरियाना गर्त जो है वो सबसे गहरा स्थल प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है क्योंकि ये चारों तरफ है, चारों तरफ इस तरीके से वृत्ताकार में आता है, ठीक है। चारों तरफ का मतलब ये है कि अपन इधर लेफ्ट में जाएंगे उत्तर अमेरिका का और एशिया में जाएंगे राइट साइड में, तो गोलाकार, मतलब इस तरीके से वो जब हम ग्लोब को देखेंगे तो ये चीज अपन को समझ में आएगी, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। और चित्र को देखिए, अपन चित्र देखेंगे आगे, प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए, तो अपन वो महाद्वीप वगैरह देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है,
बोले अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा तो पैसिफिक है, पैसिफिक के बाद में कौन सा आ गया, अटलांटिक आ गया, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, सेकंड नंबर का। ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा के एस के आकार का। कभी मान लो अगर आपसे क्वेश्चन कर दें कि बताइए ऐसा कौन सा महासागर है जो एस के आकार में दिखाई देता है, तो वो महासागर होगा बेटा आपका अटलांटिक। ठीक है, इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका और पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका होगा। अटलांटिक महासागर की तटरेखा, अटलांटिक महासागर जो है उसकी जो तटरेखा है अटलांटिक महासागर की, वो बहुत अधिक दंडुरित है। दंडुरित का मतलब यह है कि अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इस तरीके से, ये तो मतलब एक गैप है उसमें, कहीं 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 पर गैप है। एक पूरी तरीके से जिस तरीके से अपन एक लाइन खींचते हैं ऐसे ऐसे नहीं है, तो वो थोड़ा सा इस तरीके से उसकी जो रेखा है वो इस तरीके से हो सकता है, बीच में कट भी हो, तो इस तरीके से दंडुरित है, वो आगे अपन देख लेंगे। ठीक है, दंडुरित का अर्थ का मतलब दंडुरित का अर्थ यही हो जाएगा कि मतलब एक थोड़ा सा एक जिगजैग तरीके से वो मतलब उसकी रेखा है, बाहर की तटीय रेखा है। और यह अनियमित दंडुरित तटरेखा प्राकृतिक पोत स्त्रोतों और पत्तनों के लिए, देखो पोत स्त्रोत और पत्तन का मतलब ये है, आप जो कहीं ना कहीं जो बंदरगाह वगैरह होते हैं, पोर्ट याद रखेंगे आप, तो पोर्ट। ठीक है, पोर्ट होता है, पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है, तो ये बंदरगाह, पत्तन यानी कि बंदरगाह के लिए ज्यादा सही है। तो पोत स्त्रोत और पत्तनों के लिए, पोत स्त्रोत यानी जहाज वगैरह जो है जो पानी में चलते हैं, और बंदरगाहों के लिए सबसे बेस्ट है, आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। ये भी याद रख सकते हैं कि भैया सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो सबसे व्यस्त महासागर है तो वो कौन सा है, सबसे व्यस्त महासागर होगा व्यापार की दृष्टि से, तो वो आपका प्रशांत महासागर, सॉरी अटलांटिक महासागर होगा, क्योंकि अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से यूरोप वगैरह में, यूरोप महाद्वीप का जो पश्चिमी हिस्सा है अटलांटिक महासागर, उत्तर अमेरिका का पूर्वी हिस्सा है अटलांटिक महासागर, वो अभी अपन देखेंगे इमेज में, समझ में आएगा। ठीक है, सबसे व्यस्त महासागर, तो क्वेश्चन बन रहा है विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है, अटलांटिक है, प्लस इसका आकार कैसा है, एस आकार है, प्लस इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा यानी कि जहाजों के लिए और बंदरगाहों के लिए सबसे बेनिफिशियल है, यानी कि जो बंदरगाह हैं और जो जहाज हैं वो उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है ये। दूसरा सबसे व्यस्त महासागर है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा आवागमन होता है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा। अब आता है इंडियन ओशियन। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा, यानी हिंदुस्तान के नाम पर, यानी कि भारत के नाम पर। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। ठीक है, अगर गोलाकार महाद्वीप की, गोलाकार महासागर की बात करेंगे तो प्रशांत महासागर होगा, एस के आकार की बात करेंगे तो अटलांटिक महासागर होगा, और अगर त्रिभुजाकार की बात करेंगे, ट्राइंगल की अपन बात करेंगे, तो वो होगा आपका इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। क्यों है, किस लिए, वो सारी चीज मैं आपको अभी इमेज में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, महासागर लगभग त्रिभुजाकार है और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। और आगे क्या लिखा हुआ है, दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। ठीक है, अंटार्कटिका को, और अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव व्रत, अब ये अंटार्कटिका तो हो गया बेटा दक्षिणी हिस्से में, ठीक है, नॉर्थ पोल में। आर्कटिक ओशन हो गया आपका साउथ पोल में, जो उत्तरी ध्रुव व्रत में स्थित है, और यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं, बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। हालांकि बेरिंग जल संधि जो है चुक्सी सागर है, चुक्सी सागर, ठीक है, और बेरंग सागर, बेरंग सागर के बीच में एक जल संधि है, उसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि। तो ठीक है, बेरिंग जल संधि है तो उसको अपन को याद रखना, बेरिंग जल संधि जो है वो चुक्सी सागर और बेरिंग सागर के बीच में, अभी अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
इसके अलावा अगर देखा जाए तो उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा हुआ, उत्तर अमेरिका का जो उत्तर तट है और यूरेशिया से ये घिरा हुआ है। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको अभी मैप बता देता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन जो महाद्वीपों के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉरी महासागर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको इस इमेज में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा आपका एक ही बार में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ये आपका प्रशांत महासागर हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये प्रशांत महासागर इधर भी है। अगर हम इसको ऐसा फोल्ड करेंगे, मतलब ऐसे ग्लोब को देखेंगे जुड़ेगा तो गोलाकार हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर का बताया था कौन सा? अटलांटिक। देखिए दूसरे नंबर का था अटलांटिक। अटलांटिक का आकार कैसा बताया बेटा? एस आकार बताया था। अटलांटिक का जो आकार बताया वो कैसा बताया? एस आकार। ये रहा आपका अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर है। और अगर आप इसको थोड़ा सा समझ पा रहे हो, इस इमेज को अगर आप देख पा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं एक एस के आकार का दिखाई देगा। ठीक है, एस के आकार का दिखाई देगा। दूसरा, फिर ये आर्कटिक ओशन, ये कुछ शकरा क्षेत्र है, वहां से ये जो बेरिंग जल संधि वगैरह है, चुक्सी सागर वगैरह है, उससे ये आर्कटिक ओशियन से जुड़ा हुआ है। ये वाला जो हिस्सा है ये आर्कटिक ओशियन से ये जुड़ा हुआ है। ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो हिस्सा है ये आर्कटिक ओशियन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब फिर हमने एक और चीज क्या पढ़ी? बोले हिंद महासागर। ये रहा आपका हिंद महासागर। और बोले इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार बोले तिकोना है। क्यों है? क्योंकि अगर हम ऐसे इस तरीके से इसको देखते हैं तो हिंद महासागर जो है एक त्रिभुजाकार आकार में। ठीक है, और ये वाला जो है एक एस के आकार में। अगर मैं ऐसे बना देता हूं तो एक एस का आकार हो जाएगा। ठीक है, ये होगा तो कैसा होगा बेटा? गोलाकार होगा। दक्षिण महासागर, ये पूरा दक्षिण महासागर है, जो कहीं ना कहीं ये वाला जो 60 डिग्री दिख रहा था अपन को, अगर इसको अपन ऐसे जोड़ देते हैं तो 60 डिग्री तक ना, ये वाला जो एरिया है कहीं ना कहीं दक्षिण महासागर जो है वो इससे घिरा हुआ है। और ये आपका अंटार्कटिका वाला क्षेत्र हो गया, ये प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा अपन को अगर हम पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है नॉलेज अपनी बढ़ेगी और अपन को पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर है। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर। ठीक है, और प्रशांत महासागर के बाद दूसरे नंबर पर अटलांटिक है। अटलांटिक में तुमने एक और चीज पढ़ी थी अभी कि अटलांटिक महासागर जो है वो कहीं ना कहीं मतलब पोताश्रय या पत्तन का मतलब ये है बंदरगांव के लिए, जहाजों के लिए बेस्ट है। तो बंदरगांव जहाजों के लिए अगर देखा जाए तो ये आपका यूरोप महाद्वीप है। तो यूरोप महाद्वीप का ये वाला जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं यूरोप महाद्वीप का ये क्षेत्र है, ये जहाँ से जहाज़ों का आवागमन, इधर अफ्रीका के लिए भी बेस्ट है, इधर देखो आप दक्षिण अमेरिका के लिए भी बढ़िया है, इधर हडसन की खाड़ी वगैरह, मतलब ये वाला एरिया। तो कुल मिला के ये वाला जो क्षेत्र है ये मतलब जहाज़ों के आवागमन के लिए बढ़िया है। और बाकी का रहा तो फिर यहाँ से जैसे मान लो जहाज़ उठाए तो यहाँ से चले गए, निकल गए तो इधर एशियन कंट्री में उधर पहुँच गए, है ना, ये वाला एरिया में इधर व्यापार करें। ठीक है, उधर गए तो अगर इधर आना है उनको ऑस्ट्रेलिया में आना है या ये वाले एरिया में आना है अमेरिका वालों को, तो वो पैसिफिक ओशियन, यानी अगर ये अमेरिका लेफ्ट में जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं ये वाला हिस्सा जो है कवर होगा। ठीक है, क्योंकि इसको अब जब हम ऐसे कनेक्ट करेंगे तो इन चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में रखना है अपन को। ठीक है, तो इसमें चुक्सी सागर मैंने आपको बताया था, बेरिंग जल संधि बताई थी, वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये बेरिंग जल संधि हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं वायुमंडल के बारे में। ठीक है, ये तो था हमारा जलमंडल, और जलमंडल में हमने महासागरों के बारे में बेसिक पढ़ा है, और भी इससे भी डीप अपन आगे जाएंगे। तो अब जैसा कि लिखा हुआ है वायुमंडल, वायुमंडल में मैंने कुछ आपको शब्द बताए थे, अगर आपको याद हो कि वायुमंडल में मैंने आपको बताया था समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सब बताया था। ठीक है, तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। जैसा कि लिखा हुआ है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर, ठीक है, गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे
वायुमंडल कहा जाता है। वायु की पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है और यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। ठीक है, वायुमंडल में एक लेयर होती है जो ओजोन लेयर कहते हैं, इसको बोलते हैं ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर जो होती है ये होती है आपकी समताप मंडल में। किसमें होती है? समताप मंडल में। ओजोन लेयर जो होगी वो आपकी समताप मंडल में होगी। ठीक है, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। बिल्कुल, कितने क्षेत्र तक? 1600 किलोमीटर, यानी कि हम नीचे से देखें तो 1600 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया और इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए, यानी कि पृथ्वी की सतह से जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर अपन को एक क्षोभ मंडल जो है, ठीक है, क्षोभ मंडल, अभी आगे इमेज देखेगी, इमेज में आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल पाया जाता है। तो ये हमारी पृथ्वी की कहीं ना कहीं 5 परत हो गई, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, जिसमें आपका क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है। ठीक है, तो ये लेयर है जो हम पृथ्वी से ऊपर तक जाते हैं और कितने किलोमीटर तक? लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इसी वायुमंडल में एक ओजोन लेयर होती है और ओजोन लेयर जो होती है वो समताप मंडल में होती है, जो हमें जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनसे हमें हानिकारक जो किरणें होती है उनसे हमारी रक्षा करती है। हालांकि ओजोन लेयर के लिए एक CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो फ्रीज और फ्रीज से, AC से निकलती है, जो ओजोन लेयर को काफी नुकसान पहुंचाती है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो ओजोन परत जो होती है वो किस में होती है? समताप मंडल में। ठीक है, देखिए ये तो खैर आपका एक दंडुरित भाग को इंडिकेट किया गया है कि दंडुरित तटरेखा कैसी होती है। दंडुरित तटरेखा इस तरीके से होती है, मतलब एक सीधी रेखा में नहीं होती है, तो इस तरीके से आइलैंड डबलिन के चारों तरफ इसको इमेज को दर्शाया गया है कि ये एक दंडुरित रेखा है। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने अभी आपको बता दिया था। ठीक है, ये आपकी लेयर हो गई, क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे नीचे, ठीक है, सबसे नीचे क्या था बेटा? क्षोभ मंडल। सबसे नीचे क्या है? क्षोभ मंडल है। ये अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैंने लिख दिया। उससे ऊपर गए तो आपका समताप मंडल है। ठीक है, और उससे ऊपर गए तो मध्य मंडल है, और उससे ऊपर गए आयन मंडल, और फिर सबसे ऊपर गए तो बहिर्मंडल। अब इनकी क्या विशेषता है वो और समझ लो। इनकी विशेषता ये है कि जो कहीं ना कहीं क्षोभ मंडल है, ठीक है, क्षोभ मंडल की अपन बात करें तो क्षोभ मंडल एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर जो भी मौसम संबंधित जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, बोले तो चाहे बारिश होना, बादलों का होना, है ना, ये सब किस मंडल में होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। किस मंडल में होते हैं? क्षोभ मंडल में। अब समताप मंडल में मैंने क्या बताया? तो जो समताप मंडल होगा, तो समताप मंडल के बारे में अगर देखा जाए तो समताप मंडल में कौन सी लेयर होगी? ओजोन लेयर होगी, जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, ओजोन लेयर जो होगी वो किस में होगी? समताप मंडल में होगी। ठीक है, तो ये चीज भी आपको कहीं ना कहीं बता रहा हूं मैं। फिर आता है आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल जो होता है इसके बारे में एक और चीज है कि जो उल्का पिंड होते हैं, कौन से? उल्का पिंड। तो जो उल्का पिंड होते हैं ना, वो उल्का पिंड इसमें आके कहीं ना कहीं देखा जाए, जो उल्का पिंड हैं वो इसमें प्रवेश करके जलने लगते हैं। ठीक है, उल्का पिंड क्या होते हैं आप पहले से ही पढ़ चुके हो। तो जो भी जो टुकड़े वगैरह जो होते हैं तो वो अगर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु के घर्षण के कारण वो जलने लगते हैं। तो वो किस मंडल में है? वो मध्य मंडल। मध्य मंडल में प्रवेश करके जलने लगते हैं। मतलब वो आया कहाँ से? यहाँ से आया, बहिर्मंडल से उसने आयन मंडल प्रवेश किया, आयन मंडल से फिर वो मध्य मंडल में जैसे प्रवेश करेगा ना तो वो यहाँ पर जलने लगेगा। तो पेपर के अंदर एक क्वेश्चन और बना सकते हैं, वो पेपर में हमसे पूछ सकते हैं कि आप ये बताइए कि कौन सा मंडल है जिसमें प्रवेश करके उल्का पिंड जलने लगेंगे? तो वो होगा आपका कौन सा? मध्य मंडल होगा,
जो इसमें प्रवेश करने से ही जलने लगेगा। ठीक है, तो इस चीज को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कौन सा मंडल हो गया, ये हो गया आपका बहिर्मंडल, ये बहिर्मंडल है। ठीक है, बहिर्मंडल में जो आपकी हाइड्रोजन है, हीलियम है, जो गैसें तैरती रहती हैं वो बहिर्मंडल में तैरती रहती हैं। और जो आपका जो सैटेलाइट है, जिसमें आप बोलते हैं कि सैटेलाइट जिससे हमारा टेलीविजन वगैरह चल रहा है, रडार तकनीक काम कर रही है, तो ये सैटेलाइट कहाँ पर होता है, तो ये सैटेलाइट होता है बेटा आयन मंडल में। किस में होता है, आयन मंडल में होता है। तो आयन मंडल को अपन को याद रखना है। ये पृथ्वी से भूमि से ऊपर उठे क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर ये बीच वाला ये क्षोभ मंडल, फिर संताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर उसको ऊपर हो गया बहिर्मंडल। तो अगर ये सैटेलाइट की अपन बात करें तो ये सैटेलाइट जो है वो किस मंडल में होता है बेटा, हमेशा आयन मंडल में होता है। ये जरूर ध्यान रख लेना, आयन मंडल में ही सैटेलाइट होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सैटेलाइट से हमें आय होती है, गवर्नमेंट को आय होती है। अगर चैनल चला रहे हैं तो उससे आय होगी तो आयन मंडल अपन को याद रखना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया, इसके बारे में आप याद रखेंगे, ओजोन लेयर के बारे में याद रखेंगे, तो यहाँ से भी कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं। लेकिन सबसे पहले याद रखना है अपन को क्षोभ मंडल। ठीक है, और क्षोभ मंडल के बाद इसको समताप मंडल, और समताप मंडल के बाद देखो मध्य मंडल, क्योंकि ये 5 लेयर है और 5 लेयर में बीच में आ जाएगा तो मध्य मंडल होगा, मध्य मंडल से ऊपर होगा आयन मंडल, उसके बाद में होगा आपका बहिर्मंडल। थ्योरी में और आगे जाएंगे तो इनके किलोमीटर रखेंगे, कहाँ से कहाँ तक क्या है वो सारी चीजें हैं, क्योंकि 1600 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है, वो अपने पड़ा हुआ है। लेकिन अभी पहले इनके नाम याद रखो और इनकी विशेषताएं याद रखो। ठीक है, अब देखें अपन आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ठीक है, वायुमंडल जो है मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन जो है उसका बना हुआ है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा, ठीक है, साफ तथा शुष्क हवा का 99% है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी बताई थी मैंने आपको, नाइट्रोजन बताई थी। और भूपर्पटी पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो तत्व वो कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो अगर क्रस्ट में पूछता है तो ऑक्सीजन आएगा, और अगर एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में पूछता है तो नाइट्रोजन। दूसरी गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन गैस है, इनकी मात्रा लगभग 1%, बिल्कुल 1% के लगभग है, कुछ ज्यादा नहीं है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए है उसको समझना। बोले नाइट्रोजन प्राणियों के लिए वृद्धि के लिए कैसे, वो इसलिए है क्योंकि ये जो नाइट्रोजन जो है ये प्राणियों को डायरेक्ट नहीं मिलता, ये इंसानों को डायरेक्ट, इंसान कभी नाइट्रोजन नहीं लेता है। ये नाइट्रोजन पहुंचता है पौधों में। नाइट्रोजन किस में पहुंचता है, पौधों में। और जो पौधे मतलब पौधों में पहुंचता कैसे, मिट्टी के द्वारा, जल के द्वारा। तो एक नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में बदलती हैं, पौधे जो होता है वो किस में बदलते हैं, नाइट्रेट्स में बदलते हैं। फिर इन पौधों से हमको फल सब्जियां वगैरह मिलती हैं, हम इनका सेवन करते हैं। तो ये जो सेवन जब करते हैं हम पेड़ पौधों से, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन है, तो वही हमें नाइट्रेट्स के रूप में, हमें एक विटामिन प्रोटीन्स के रूप में वो मिल जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब नाइट्रोजन प्राणियों में वृद्धि के लिए है, लेकिन नाइट्रोजन बेटा कहां पर पहुंचेगा, नाइट्रोजन डायरेक्ट प्राणी नहीं ले रहे हैं, नाइट्रोजन पेड़ पौधों से प्राणियों के अंदर पहुंच रहा है। ऑक्सीजन श्वास लेने के लिए, जो हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम जो काम कर रहा है ना, श्वसन जो हम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ऑक्सीजन है। लेकिन ऑक्सीजन को खाएंगे थोड़ी, ऑक्सीजन को तो केवल हमारी बॉडी के लिए, सेल्स के लिए वो आवश्यक है, हमारे ब्लड को प्यूरिफायर करने के लिए आवश्यक है, तो वो ऑक्सीजन का रोल अलग है। लेकिन एनर्जी यानी कि प्राणियों में वृद्धि के लिए हमें नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन कैसे मिलता है, हमें पेड़ पौधों के द्वारा मिल जाता है। फल सब्जियां जो भी अनाज वगैरह हम सेवन करते हैं, तो उससे हमें नाइट्रेट्स बदल के मतलब एक प्रोटीन के रूप में हमें ये प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसकी वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, बिल्कुल अच्छी बात है कि अगर इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो स्वाभाविक हमारे लिए, इंसानों के लिए खतरनाक होगा। लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। ठीक है, पृथ्वी के द्वारा जो ऊष्मा होती है उसको अवशोषित करती है। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो वो कौन सी गैस होगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। कौन सी गैस होगी वो, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जो पृथ्वी के द्वारा ऊष्मा को, अब इसमें भी पूछ सकता है ना कि पृथ्वी के द्वारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को कौन सी गैस ग्रहण करती है, पूछ सकते हैं वो, ओजोन परत, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपना आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड।
ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। आपको पता है शुक्र को चमकीला ग्रह कहते हैं, और शुक्र को चमकीला ग्रह क्यों कहते हैं? कि शुक्र बहुत गर्म है, गर्म ग्रह भी कहते हैं। तो शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण शुक्र को चमकीला ग्रह या गर्म ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अगर पृथ्वी गर्म है तो क्यों रहती है भैया? पृथ्वी गर्म क्यों रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से रहती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की ऊष्मा को ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक है, यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, तो ऊपर अपने पढ़ लिया था, वो कोई दिक्कत नहीं है। पौधों की वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों? क्योंकि इंसानों के लिए ऑक्सीजन, और इंसानों ने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है तो वो पौधों के लिए मिलती है, तो पौधों की वृद्धि के लिए हो जाएगा। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल में के घनत्व में भिन्नता आती है, और यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है, और वैसे भी समुद्र के जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो यह तेजी के साथ घटता जाता है। और आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी आती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे तो वायु का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यानी कि जितनी ऊंचाई पर व्यक्ति जाएगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता है, यानी कि जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडल का घनत्व कम होता जाएगा, और यह घनत्व समुद्री जल पर सबसे अधिक होता है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, और ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। ये तो केवल अपना स्थल मंडल है, वायुमंडल है, जल मंडल है, इस चीज को इंडिकेट करने के लिए इमेज दी गई है कि हम समझते हैं ये पूरा, ये जीव जंतु रह रहे हैं तो बेटा ये जैव मंडल हो गया। ठीक है, ये आपका स्थल मंडल हो गया, पर्वत पहाड़ वगैरह जो भी। ठीक है, और ये आपका वायुमंडल हो गया, और ये आपका जल मंडल हो गया। ठीक है, तो ये तो खैर बुक में दिया था इमेज, तो इमेज को आप तो समझते हुए सारी चीजें। ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी घटता है। ठीक है, एक तो डेंसिटी भी कम होगी उसकी, और तापमान यानी टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में हमें कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वायु जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, और गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अब इसमें चूंकि वायु दाब का देश है 16,000, जो हमारे ऊपर 16,000 किलोग्राम का वायु दाब पड़ता है। इस चीज को आप पढ़ते हो कहां पर? इस चीज को पढ़ते हो आप फिजिक्स के अंदर। ठीक है, या बायोलॉजी के अंदर आप पढ़ेंगे कि भैया जो वायु दाब है, हमारे ऊपर जो वायु दाब पड़ता है वो कितना पड़ता है? लगभग 16,000 किलोग्राम का वायु दाब पड़ता है हमारे शरीर के अंदर, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका एहसास इसलिए होना था क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का संकुलेशन है और जो अंदर से रक्त का जो दबाव है, उसके कारण हमें इस चीज का आवाज नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को आप पढ़ेंगे आगे थ्योरी में तो आपको और क्लियर करूंगा। ठीक है, अब आता है आपका जीव मंडल। जीव मंडल या जैव मंडल अपन उसको बोल सकते हैं। बोले जीव स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग होता है जहां जीवन मौजूद है, जहां जीवों की बहुत सी प्रजातियां रहती हैं, तो उसको जैव मंडल बोल देंगे, जहां जीव जंतु रह रहे हैं। ठीक है, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जैव मंडल से जुड़े हुए हैं। जो मनुष्य हैं कहीं ना कहीं जीवित प्राणी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, किसकी वजह से? जैव मंडल की वजह से। ठीक है, तो मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जैव मंडल से जुड़े हुए हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे प्राणी हो, क्योंकि प्राणियों को जो भोजन दे रहा है तो मनुष्य दे रहे हैं। ठीक है, अब देखें जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत, यानी पेड़ पौधे हो गए और इधर जीव जंतु हो गए। ठीक है, दो भागों में बांटा गया। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों का काटा जाए, ठीक है,
लकड़ी को काटना, वनों को काटना, ठीक है। इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है और इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन आता है। और हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया है। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह गया और यह जल दूसरे जीवों के लिए भी नुकसान पहुंचाता है। मतलब कुल मिला के आपस में एक कनेक्टिविटी है कि पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में एक पारस्परिक क्रिया कर रहे हैं कि एक दूसरे को किसी ना किसी रूप में प्रभावित कर रहे हैं। अब इंसानों ने पेड़ों को काटा तो मृदा कटाव हुआ तो जल ज्यादा बढ़ा तो बाढ़ आ गई तो उससे कौन प्रभावित हुआ? इंसान प्रभावित हुआ। तो इस तरीके से इस चीज को एक प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आना एक आपस में तीनों परिमंडल के डिस्टरबेंस की वजह से ऐसा होता है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती जा रही है और इसे भूमंडलीय ताप भी कहते हैं। तो बोले पृथ्वी में ये पृथ्वी के अंदर जो एक प्रकार से बोलें कि तापमान की वृद्धि हो रही है तो किसकी वजह से हो रही है? बोले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है इसलिए, ठीक है। इसे भूमंडलीय तापन भी कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता भी होती है। यानी कि सीमित संसाधन होना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा अगर हम वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जरूरत से ज़्यादा बढ़ रही है। इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस बनेंगे जिनका आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो थ्योरी आपने पढ़ी है, आगे और उसके बारे में व्याख्या करेंगे, अपन अच्छे से पढ़ेंगे उसको कि भैया 4 परिमंडल है, कौन कौन से हैं। वही स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये सब आप समझते हो। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम आप लिख सकते हो। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो दक्षिणी गोलार्ध में एक तो आपका पूरा दक्षिण महासागर है ही, ठीक है, और दक्षिण महासागर होने के साथ साथ जो आपका प्रशांत महासागर भी बोल सकते हैं, हिंद महासागर भी बोल सकते हैं, ठीक है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम अपन बोल सकते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयनमंडल, इस तरीके से, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो जल की मात्रा है वो सर्वाधिक है, यानी 71%, 29% जो है वो स्थल है, तो जल ज़्यादा है। और वैसे भी चाहे आसमान को देखो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे पृथ्वी की ओर देखो तो नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध के स्थलीय गोलार्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि अधिकतर जो उत्तरी गोलार्ध वाला जो भाग है वो एशिया, यूरोप, ठीक है, उत्तर अमेरिका वाला भाग है, तो कहीं ना कहीं उसके ज़्यादा करीब है, तो स्थलीय भाग कहा जाता है। जीवित प्राणियों के लिए जैव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है? तो जीवित प्राणियों के लिए जैव मंडल महत्वपूर्ण है क्योंकि सारी जो भी, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जल हो, ये सारी चीज़ें उनको वहीं से प्राप्त होती हैं। जैव मंडल जहाँ पर जीव जंतु आसानी से रह सकते हैं, और चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो इंसान हो, सभी के लिए जैव मंडल में आपस में वो जुड़े होते। इस तरीके से कुछ प्रश्न हैं, इनका प्रश्नों का आप उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? स्वाभाविक है कि ये जो है यूराल पर्वत जो एशिया यूरोप को अलग करती है। देखो जो पढ़ा होगा आप आराम से उसके बारे में बता पाओगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? यूराल होगा, ठीक है। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़ा हुआ है? स्थल संधि, जल संधि, नहर। तो वो स्थल संधि है, और स्थल संधि कौन सी है? वो पनामा। बाद में जाके उसको नहर बना दिया गया, तो वो नहर वैसे जो जुड़ा हुआ है वो स्थल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है पनामा, लेकिन बाद में उसको नहर बनाया गया, ठीक है। अभी पनामा नहर है। इसके अलावा फिर लिखा हुआ है वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक होगा? तो आपको पता है वायुमंडल में नाइट्रोजन है, तो आपका आंसर 78% नाइट्रोजन आ जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का होगा? स्वाभाविक है थलमंडल होगा या स्थलमंडल होगा, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है इसमें एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि महाद्वीप का पूछ रहा है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ठीक है। तो जो चीजें आपने पढ़ी हैं बेटा आप आराम से बता सकते हो। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? मेरियाना गर्त, ठीक है।
कौन सा महासागर है, तो बोले हिंद महासागर है जिसके नाम पर, ठीक है। और इसमें भी स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक होता है, ठीक है। तो जीवन के लिए जो सहायक है, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं एक जैव मंडल जो है, स्थल, जल, हवा, ठीक है। एक और यूरोप एवं एशिया महाद्वीपों को एक साथ कहा जाता है, यूरेशिया शब्द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो आपने पृथ्वी का माउंट एवरेस्ट पढ़ा हुआ है जो एशिया महाद्वीप के अंदर है। तो इस तरीके से आप इतने सारे प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बेटा उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज हमारा ये जो 5th नंबर का जो यूनिट थी वो आज कंप्लीट होती है। हमने 2 पार्ट्स में इसको कंप्लीट किया है, ठीक है। इससे आगे का नेक्स्ट यूनिट आपको अगली वीडियो में मिलने वाली है। तो आप ज़रूर उसको अच्छे से, जो भी चीज़ें करा रहे हैं आप उसको अच्छे से पढ़ें और अपनी ईगो को साइड में रखें। कुछ स्टूडेंट के अंदर ईगो होती है कि वो सोचते हैं अरे मेरे को ये सब पता है, मैंने सब पढ़ा। यार दोबारा सुनने से, दोबारा पढ़ने से, दोबारा सोचने से वो चीज़ें और अच्छे से याद हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको जो पढ़ने को मिल रहा है आप अच्छे से उसका पढ़ें और बढ़िया आराम से उसका, अगर आप नए यूज़र हैं और अगर आप नए शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो आपको नई चीज़ें जो मिल रही हैं आप उनको अच्छे से नोट्स बना के उनको तैयार करते जाओ। नोट्स भी तो बनाते जाओ, PDF भी आपने डाउनलोड कर ली होगी, उम्मीद है आपने ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। प्ले स्टोर में जाके NCERT एक ऐप है, हिंदी का चल रहा है आपका, उसमें हिंदी की बुक्स आप डाउनलोड करो। अभी केवल एक ही बुक डाउनलोड करो, कौन सी? केवल ज्योग्राफी वाली क्लास 6 का। जब ये कंप्लीट कराऊंगा 7 में पहुंचूंगा तब आप 7 कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक का आप अच्छे से रिवीजन करेंगे बढ़िया से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मेरी तरफ से पूरा प्रयास है कि आपको अच्छे से वो समझ में आए, ठीक है। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।